नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर यूपी की सियासत से। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी से पल्लवी पटेल ने मुलाकात की। अपना दल खेमराबादी की प्रमुख है पल्लवी पटेल। सिराथू सीट से केशव मौर्य को उन्होंने हराया था। अब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके बाद यूपी की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस सबसे बड़ी खबर आ रही है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने अखिलेश का साथ छोड़ा था और फिर ओवैसी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन अब उसके बाद मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात। इसके बाद यूपी की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अब पल्लवी पटेल की मुलाकात हुई है, हालांकि उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने इलाके सिराथू के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि फिलहाल पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस मुलाकात में करीब आधे घंटे से अधिक बातचीत हुई है। और इसमें क्या बातें निकल के सामने आई है आपको हम बताएंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पल्लवी पटेल ने मुलाकात की है। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, इस मुलाकात के मायने क्या है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं अंजनी कि इस मुलाकात के बहुत बड़ा मायने है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय सब कुछ ठीक जिसको कहते हैं, खास तौर पे अनुप्रिया पटेल के साथ और पल्लवी के साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि इन दोनों बहनों में बहुत जबरदस्त जिसको कहते हैं लड़ाई चल रही है। पारिवारिक लड़ाई तो है ही, साथ ही पॉलिटिकल लड़ाई भी चल रही है। माँ जो है वो पल्लवी के साथ है और अनुप्रिया पटेल अपने पति आशीष के साथ जो है एक तरीके से अपना दल पर पूरी तरीके से हावी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, यानी एनडीए की सरकार में वो शामिल हैं। हाँ। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इनसाइड स्टोरी है कि योगी और पल्लवी पटेल की मुलाकात बहुत कुछ इसलिए कहती है क्योंकि पल्लवी पटेल जो है सिराथू से विधायक हैं, जहां से केशव प्रसाद मौर्य जो है चुनाव लड़ते थे। और आपको याद होगा कि पल्लवी पटेल वहां पर चुनाव जीत के आई हैं, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे थे, उसके बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया जी। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पल्लवी पटेल के साथ उनकी मां यानी कृष्णा पटेल जो हैं, यानी अनुप्रिया और पल्लवी दोनों की जो मां हैं, वो पल्लवी पटेल के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, राजनीति में भी और परिवार के साथ भी नजर आ रही हैं। उनको लगता है कि कृष्णा पटेल का जो मुख्य हक, जो मेन हकदार थी, जिनका पूरी पार्टी पे एकाधिकार होना चाहिए था, उसको अनुप्रिया पटेल ने पूरी तरीके से आशीष पटेल यानी अपने पति के साथ मिलकर अलग कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपना दल पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद कृष्णा पटेल ने पल्लवी पटेल के साथ मिलकर अपना दल कम मेरा वादी के नाम से एक पार्टी बनाई और उनका अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ। और उन लोगों ने जब मिलकर चुनाव लड़ा तो कई सीटों पे पल्लवी पटेल की पार्टी यानी अपना दल कम मेरा वादी ने विजय प्राप्त कर दी। बाद में अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन टूट गया और उन्होंने ओवैसी के साथ मिलकर एक बार पुनः चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। अब योगी के साथ मुलाकात ने बाजार को गर्म कर दिया है, क्योंकि इस बार अनुप्रिया पटेल पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही हैं। खासतौर पे अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि किस तरीके से आरक्षण के मुद्दों को लेके उन्होंने बाकायदा योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, उनके कामकाज को लेके बहुत सारे सवाल उठाए। ऐसे में ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है, बहुत कुछ कहती है कि आने वाले दिनों में राजनीति क्या कहने जा रही है, उसमें क्या होने जा रहा है। क्योंकि अरविंद जी, एक मुद्दा ये भी चल रहा था कि इन्होंने उप मुख्यमंत्री को हराया था। क्या इस मुलाकात के जरिए केशव प्रसाद मौर्य को भी कोई मैसेज? देखिए, मैंने कहा ना कि राजनीति में सब कुछ, सारे रास्ते खुले रहते हैं और राजनीति में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना ही परमानेंट दुश्मन। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय जो हालात हैं, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें अपना दल का जो प्रदर्शन था वो औसत था। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी अनुप्रिया पटेल के वोटों के ट्रांसफर, खास तौर पे पटेल लोगों के वोटों के ट्रांसफर को लेकर, उसमें बहुत उत्साह नहीं था। तो राजनीति में क्या होता है कि जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं और राजनीति आपको सिखाती है। पल्लवी पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ऐसे ही कुछ है, क्योंकि आने वाले दिनों में राजनीति का रंग आपको परिवर्तित होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर, और नंबर तभी आपके पास आएंगे जब आप जातिगत गणित के समीकरण को बिठा पाने में सफल होंगे। और उसके लिए जरूरी है कि आप उन्हीं नेताओं के साथ कांटेक्ट करें जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। इस समय तो अनुप्रिया पटेल लगातार चिट्ठियां लिख रही हैं, सवाल कर रही हैं। ऐसे में
दूसरे बहुत सारे सवाल खड़े होना लाजमी है। ठीक है, आएंगे आपके पास सर। एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर का भी रुख कर लेते हैं। कल दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मुलाकातों का दौर जारी है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री दिल्ली आने वाले, हालांकि नीति आयोग की बैठक के तमाम मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अब अरविंद सर, अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं दिल्ली, नीति आयोग की बैठक के तमाम मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खास खबर आ रही है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। निश्चित रूप से पिछले दिनों आपको याद होगा कि जिस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई और कहा जा रहा है कि ब्रिजेश पाठक और धर्मपाल सिंह की भी मुलाकात हो चुकी है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट दी है बाकायदा। उसके बाद अब जो है उन सारी रिपोर्ट के मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रखना चाहेंगे कि आखिर कहां पर गड़बड़ियां हुई, किनकी वजह से जो है हम जितनी सीटें जीत सकते थे उतनी सीटें नहीं जीत पाए। और ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा विषय है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब योगी की मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, उसके पहले मुख्यमंत्री का दिल्ली आना, दिल्ली में लोगों से मिलना, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें जो फैसला आया है, जनता का जो फैसला आया है, उसको लेके जो है ये मुलाकात बहुत अहम होगी। ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर किस तरह के बड़े चेंजेस उत्तर प्रदेश में या संगठन में देखने को मिलते हैं, वो भी इस मुलाकात के बाद नजर आएगा। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के विस्तार से चीजों को समझाने के लिए। तो अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। यूपी से अगली बड़ी खबर आ रही है। 48 लाख युवाओं का इंतजार खत्म हुआ। पुलिस भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पेपर लीक और धांधली के आरोप की वजह से फरवरी में परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। योगी सरकार ने 6 महीने के अंदर री एग्जाम कराने का आश्वासन दिया था। अब 60,244 पदों के लिए 23 से 31 अगस्त तक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। 48 लाख युवाओं का खत्म इंतजार। यूपी पुलिस भर्ती की डेट आई। पक्की है तैयारी, नहीं होगी अब गड़बड़ी। प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। फरवरी में ये परीक्षा पेपर लीक और धांधली की शिकायतों के बाद निरस्त कर दी गई थी, जिसके बाद चौतरफा किरकिरी हुई थी और विपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोला था। करीब 48 लाख युवाओं ने 60,244 पदों के लिए अप्लाई किया, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था और परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीएम योगी ने बोर्ड को निर्देश दिया 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा आयोजित करें। आखिरकार युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। बोर्ड ने नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के तहत 60,244 पदों के लिए लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। ये परीक्षा हर दिन 2 शिफ्टों में होगी और हर शिफ्ट में 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। किसी भी शिफ्ट में 5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी नहीं होंगे। पुलिस के 60,244 पदों के भर्ती के लिए जो नई डेट्स रखी गए हैं वो 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त, ये 5 दिनों में प्रत्येक दिन 2 पालियों में एग्जाम होंगे। इस प्रकार से कुल 10 पालियों में एग्जाम होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि किसी भी पाली में 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ना हो और उनके लिए परीक्षा की शुचिता को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सभी आवश्यक और संभव कदम उठाए गए हैं।
लिखित परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो पिछली बार परीक्षा में शामिल हुए थे। शासन ने सभी अभ्यर्थियों को फ्री बस सेवा मुहैया कराई। दूसरे जिलों में परीक्षा देने जाने को लेकर अभ्यर्थी सरकारी बसों में मुफ्त सफर भी कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने एडमिट कार्ड की कॉपी कंडक्टर को देनी होगी। परीक्षा में फिर से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले दिनों यूपी सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए नई दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जिनको ध्यान में रखकर बोर्ड ने री एग्जाम की तैयारी की। इस बार आपको ध्यान होगा कि शासन ने जून के महीने में एक विस्तृत शासनादेश जारी किया था। सभी भर्ती बोर्ड से विचार विमर्श के बाद और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसके आधार पर एक विस्तृत शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें परीक्षा के सभी पहलुओं को, संचालन के सभी पहलुओं को उसमें समावेशित किया गया है। उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा की तैयारी की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी शुचिता को मेंटेन रखते हुए एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के अंतर्गत हमें परीक्षा संचालन कर पाएंगे। योगी सरकार ने तमाम भर्ती बोर्ड से विचार विमर्श के बाद नई परीक्षा नीति लागू की। परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर कई लेयर्स में सुरक्षा के इंतजामों को चेक भी किया गया। री एग्जाम कराने से पहले ये पता लगाया गया कि कोषागार के दरवाजे और पूरे कॉरिडोर को कवर करने वाले सीसीटीवी कमरे हैं या नहीं। कैमरे के डीवीआर, हार्ड डिस्क किस किस्म के हैं। कोषागार में तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर, लॉग बुक और अग्नि सुरक्षा के बारे में भी सवाल पूछे गए थे। भर्ती बोर्ड ने जिला कप्तानों से कोषागार में कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट और कितनी खिड़कियां हैं, इसको लेकर भी रिपोर्ट मांगी। जिलों के एसपी से रिपोर्ट मिलने के बाद भर्ती बोर्ड ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया। योगी सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को विकास की तरफ आगे बढ़ाने की नियत के साथ काम करती है। 6 महीनों के अंदर हम इस चीजों को फिर से पुनः इन तमाम चीजों को करेंगे और उस चीजों को हमने लागू भी किया। ये बताने के लिए काफी है कि योगी सरकार जो कहती है ईमानदारी से उसको पूरा करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देना, उनको विकास की तरफ आगे बढ़ाना, उनको अच्छी शिक्षा देना, ये हमारी योगी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है और इस प्राथमिकता पे हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपको याद होगा बीते 1 जुलाई 2024 को योगी सरकार ने नकल और पेपर लीक रोकने के लिए अध्यादेश जारी किया था। इसमें पेपर लीक और धांधली करने वालों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि विपक्ष अभी भी पेपर लीक को लेकर सवाल उठा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक के बाद पेपर लीक हुए, अब अगर किसी नई प्रणाली से इस पेपर को कराया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी समझती कि सुरक्षित तरह से पेपर हो, पेपर लीक ना हो, पारदर्शी तरीके से पेपर हो, नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, और उसके लिए अगर सरकार कोई प्रबंध कर रही है तो उचित है। लेकिन जो भी परीक्षा हो वो पूरी पारदर्शी से तरीके से होनी चाहिए। री परीक्षा की तारीखों के ऐलान से यूपी के लाखों युवाओं में उम्मीद जाग गई है। उम्मीद है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और युवाओं को पुलिस की नौकरी मिलेगी। भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देश विरोधी गतिविधि के आरोप में जेल में बंद अमृतपाल सिंह को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थन में उतर आई। जालंधर से कांग्रेस के सांसद और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने संसद में अमृतपाल सिंह का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाकर जेल में डालना ये इमरजेंसी है। चन्नी के बयान के बाद संसद में संग्राम छिड़ गया। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। सुना आपने, ये हैं पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, जो खुलकर अमृतपाल सिंह का समर्थन करते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अमृतपाल पर एनएसए लगाना इमरजेंसी है। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है
कि वो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का समर्थन कर रही हैं। चन्नी के बयान से संसद में संग्राम छिड़ गया। चन्नी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने करारा पलटवार किया और कहा कि वो देश तोड़ने वालों का समर्थन कर रही हैं। एनएसए देश तोड़ने वालों पर लगा है, किसी किसान पर नहीं। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी एनएसए किसानों पे लगा हुआ है, और एनएसए किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। इन्होंने यहाँ पे कहा किसानों के ऊपर एनएसए लगा है, जो बिल्कुल ही गलत बात, और देश को और पंजाब को तोड़ने की आज बात एक एक्स सीएम ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी सामने बैठ के ये बात बुलवा रहे थे भी किसानों के ऊपर एनएसए लगा है। अमृतपाल के मुद्दे पर रवनीत सिंह बिट्टू और चन्नी के बीच संसद में इस कदर संग्राम छिड़ा कि शब्दों की मर्यादा टूट गई। चन्नी ने बिट्टू पर कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर निजी हमला बोला तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उनके दादाजी सरदार बेअंत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं। देखिए पंजाब के दोनों नेता किस कदर भिड़ गए। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य जी, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं? अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी ने बजट पर चर्चा करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि ये देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। चन्नी ने मोदी सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी और कहा कि सरकार और अंग्रेजों के बीच कोई फर्क नहीं है। सबसे अहम सवाल ये है कि कांग्रेस आखिर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का समर्थन करके पंजाब में कौन सी नई राजनीति कर रही है, जबकि सभी को पता है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक है। वो लगातार खालिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करता रहा है और इसके अलावा उनके ऊपर अजनाला पुलिस थाने पर हमले का गंभीर आरोप है। अमृतपाल फिलहाल जेल में बंद है और जेल से ही उसने लोकसभा का चुनाव जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।